हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही सस्पेंसफुल केस है। और इस केस को सुनने के बाद जो चीजें आपको आगे चलकर पता चलेंगी, शायद उसका अंदाजा आपने लगाया भी नहीं होगा। ज्यादातर इस तरह के जो सस्पेंसफुल केसेस होते हैं उनका सस्पेंस मैं थंबनेल पर ना खोलने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको थंबनेल से या टाइटल से बिल्कुल पता ना चले कि इन केसेस में आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन जो केसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में शुरू से ही पता होता है, उनमें मैं थंबनेल इस तरीके की ही बनाती हूँ कि हाँ ठीक है, आपको पता रहे कि ये व्यक्ति आगे चलकर क्या करने वाला है। लेकिन ये एक इस तरह का केस है जिसका सस्पेंस थोड़ा आगे जाकर खुलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पिछला केस, जो कि थोड़ा लंबा हो गया था, वो आपको पसंद आया होगा, जो कि लास्ट संडे आया था। और ये भी उम्मीद है कि ये केस भी आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल हम सीधा आज के केस की तरफ चलते हैं, जो है डोना एलन ब्राउन का, जिसका जन्म हुआ था हॉलीवुड फ्लोरिडा में। और इसका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1963 के दिन। इसके पेरेंट्स का नाम था सारा जेन और रॉबर्ट ब्राउन। इनके टोटल 3 बच्चे थे, जिनमें से ये सबसे बड़ी थी, यानी कि जो डोना थी वो सबसे बड़ी बहन थी। और इसकी 2 छोटी बहनें थी जिनका नाम था जेनी और मिशेल। इन तीनों बहनों के बारे में बताया जाता है कि ये सुपर क्लोज थी। इनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। और साथ ही ये जो पूरी फैमिली थी ये बहुत ही टाइट निट थी, इनके बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। ये एक ज्यूइश फैमिली थी। और डोना के बारे में बताया जाता है कि वो और उसकी माँ सारा जेन, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे। इनकी जो फैमिली थी वो एक अच्छी खासी जिंदगी, एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी। इसके जो फादर थे रॉबर्ट, वो एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम किया करते थे। और जो इनकी माँ थी सारा जेन, वो एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर की पार्टनर थी। तो यानी कि अच्छी खासी इनकी अर्निंग थी। और जब डोना 17 ईयर्स ओल्ड थी, तब अनफॉर्चुनेटली इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। फिर इसके कुछ दिनों के बाद आगे चलकर इसकी माँ ने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। और डोना के अपने इस नए फादर के साथ भी बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। और इनकी फैमिली अभी भी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। डोना के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल तो थी ही, साथ ही बहुत ही मैग्नेटिक इसकी पर्सनैलिटी थी, बहुत ही आउटगोइंग थी। और इसके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती थी, बहुत ज्यादा काइंड थी और बहुत हैप्पी रहती थी। उसकी कुछ ऐसी एनर्जी थी कि जैसे ही ये कमरे में एंटर करती थी तो कमरे का माहौल खुशनुमा हो जाता था। इस तरह की बातें इसके बारे में बताई जाती हैं। डोना की बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम था डीन, उसने बताया था कि ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की थी, फुल ऑफ लाइफ थी। और जब ये तीनों बहनें साथ में थी, बड़ी हो रही थी, तो इसकी अपनी बहनों के प्रति बहुत ही मदरली इंस्टिंक्ट थी। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ बिहेव करती है, इतना अच्छा बिहेव ये अपनी बहनों के साथ किया करती थी। और इसको खुद भी बहुत ज्यादा शौक था अपने खुद के बच्चे होने का। ये चाहती थी कि इसकी जिंदगी में अपने बच्चे आए। डोना की माँ बताती हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो व्यक्ति भी इससे मिला होगा वो इसको पसंद ना करता हो। यानी कि हर एक व्यक्ति इसको पसंद करता था, इसको प्यार करता था। और जब डोना 24 ईयर्स ओल्ड हुई, उसने एक ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और इसका काम वहां पर अच्छा खासा चल रहा था। फिर एक बार एक ब्लाइंड डेट पर इसके एक कोवर्कर ने इसको भेजा। और ये जो कोवर्कर था जिसने ब्लाइंड डेट पर इसको भेजा, उसका नाम था ग्रेग विंगर। उसको ऐसा लग रहा था कि ये लड़की यानी कि डोना इसके भाई मार्क के लिए एक बहुत अच्छी डेट रहेगी और इनको आपस में मिलवाना चाहिए। तो इसने एक ब्लाइंड डेट सेट करके डोना को अपने भाई से मिलने के लिए भेजा। इसके भाई का नाम था मार्क एलन विंगर। मार्क का जन्म हुआ था ओहायो में। और इसका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1962 के दिन। और उसके पेरेंट्स का नाम था सैली और जिराल्ड विंगर। वो 3 बच्चों में सबसे छोटा था। उसका एक बड़ा भाई था और एक बड़ी बहन थी। इनकी भी जो फैमिली थी वो ज्यू थी, यानी कि ज्यूइश हाउस होल्ड में ये पला बड़ा था। और इसकी चाइल्डहुड भी काफी कंफर्टेबल रही थी। इसके जो पिता थे वो एक टेक्निकल मैनेजर के रूप में काम करते थे। एवर रेडी कंपनी में ये काम किया करते थे। और इसकी जो माँ थी वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी। मार्क के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और बहुत ज्यादा स्मार्ट था। जब मार्क ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इसने 1981 में वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑप्शन के तौर पर मिलिट्री के लिए या मिलिट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है।
इस इंस्टीट्यूट से इसने 1985 में बैचलर्स की डिग्री ली फिजिक्स में। इसके बाद इसने सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर यूएस आर्मी ज्वाइन की और यहाँ पर 2 साल तक स्टेट ऑफ जॉर्जिया में सर्व करने के बाद इसको साउथ कोरिया भेज दिया गया और वहां से जब ये वापस आया तो ये आर्मी से रिटायर हो चुका था। इसके बाद इसको एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, जो कि फ्लोरिडा में थी, उसने हायर कर लिया और इसी दौरान जबकि ये इस फर्म में काम कर रहा था, इसके भाई ने इसको ब्लाइंड डेट पर भेजा था डोना के साथ। जब डोना इससे मिली तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट, एक सक्सेसफुल और एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लड़का था। डोना इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुई और ये भी डोना के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। इनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। जिधर डोना एक बबली, एनर्जेटिक और आउटगोइंग लड़की थी, मार्क एक बहुत ही शांत रहने वाला, सॉफ्ट स्पोकन और रिजर्व टाइप का लड़का था। लेकिन उसके बाद भी इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था और इसके सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण डोना इसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। तो इस कारण से डोना और ये एक दूसरे को डेट करने लगे और ये एक परफेक्ट कपल के रूप में हर किसी को नजर आते थे। एक दूसरे को डेट करने के सिर्फ 6 मंथ्स के बाद मार्क ने डोना को प्रपोज कर दिया था शादी के लिए और ये सुनकर दोनों की ही फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि सबको पता था कि ये एक परफेक्ट कपल है। अब इन लोगों ने 4 मार्च 1989 के दिन शादी कर ली और उस दिन डोना की सिस्टर जेनी ने कहा था कि हम हमेशा से इस बात को लेकर हंसी मजाक करते थे कि जब एक लड़की या एक सिस्टर हम में से शादी करेगी तब एक तरह से उसके पति को तीनों बहनों के साथ शादी करनी होगी। हम लोग इतने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनकी फैमिली बॉन्ड में अब मार्क भी शामिल हो गया था और पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। इस शादी के थोड़े दिन के बाद ही मार्क को एक और अच्छी जॉब मिल गई, न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर, और ये जॉब इसको मिली थी स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस में। अब इन लोगों ने अपना सारा का सारा सामान पैक किया और ये लोग वहीं इलिनॉइस में शिफ्ट हो गए और ये वहां की वेस्ट व्यू ड्राइव में रहने लगे। और ये जो जगह थी, ये जो इलाका था, ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर फैमिली ओरिएंटेड नेबरहुड था। उनकी फैमिली शुरू करने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस था। यहाँ आने के बाद डोना को भी एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, एक प्लास्टिक सर्जन के असिस्टेंट के तौर पर, और ये जॉब उसको मिली थी स्प्रिंगफील्ड मेमोरियल सेंटर में। अब इस कपल के लिए चीजें और ज्यादा बेटर नहीं हो सकती थी। ये एक परफेक्ट जिंदगी जी रहे थे, दोनों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे और अपनी कम्युनिटी के वेल रेस्पेक्टेड मेंबर्स थे। इनकी बहुत ही अच्छी जॉब्स थी, एक ब्यूटीफुल होम था और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। इनकी जिंदगी से सिर्फ एक ही चीज मिस थी और वो चीज थी एक बच्चा। ये पिछले 6 सालों से ट्राई कर रहे थे एक फैमिली शुरू करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये पता चला कि डोना कभी भी मां नहीं बन सकती, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जो कि डोना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब से अपनी बहनों की माँ की तरह देखभाल करती थी और हमेशा से उसका सपना था कि उसके खुद के बच्चे हों। तो अब ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। लेकिन फिर जल्दी ही दिसंबर ऑफ 1994 में एक डॉक्टर, जिसको डोना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, उसने डोना को बताया कि एक प्रेग्नेंट टीनेजर आई है और वो चाहती है कि उसका जब बच्चा पैदा हो तो उसको तुरंत ही अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। वो उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहती थी। अब डोना तुरंत ही समझ गई थी कि ये जो बच्चा है ये उसी के लिए बना है और वो उसको पूरी तरीके से दिल से अडॉप्ट करना चाहती थी। अब इन दोनों ने एक अटॉर्नी से कांटेक्ट किया। ये इस बच्चे को पूरे लीगल प्रोसेस से अपनाना चाहते थे और यही उन्होंने किया भी। 1 जून 1995 के दिन ये अपने घर एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को ले आए, यानी कि उसी टीनेजर की बेटी को जिसने इनको, अपनी बेटी को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। इस लड़की का नाम, इस बच्ची का नाम इन्होंने बेली रखा। जिस दिन ये अपनी बच्ची को घर पर लाए उसी दिन इनकी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी भी थी और यानी कि इनके लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन था। इन दोनों का तुरंत ही बेबी बेली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। ये उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थी और इनके साथ ही इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और डोना की बहन ने भी ये बताया कि डोना के लिए शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। अभी तक उसने डोना को इतना खुश कभी भी नहीं देखा था। डोना की बहन मिशेल ने बताया कि डोना ने इस बच्ची के घर आने के बाद जब मिशेल उससे मिलने के लिए गई तो उसने, यानी कि डोना ने आंखों में आंसू भरकर मिशेल की तरफ देखा और कहा कि जिस सेकंड ये बच्ची मेरी गोद में आई थी, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये बच्ची मेरे लिए ही बनी है और ये हमेशा से केवल मेरी थी।
ये दोनों यानी कि डोना और मार्क हमेशा अपने दोस्तों को अपनी बेटी यानी कि बेली को दिखाया करते थे। ऐसा करके उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता था। वो हमेशा अपनी बेटी के बारे में ही बातचीत करना चाहती थी। इधर जो डोना की बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था डियन, वो इनके लिए एक बहुत ही ह्यूज सपोर्ट साबित हुई। वो हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि डोना का ख्याल रखा करती थी। उसकी बेटी की केयर करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए उसके घर आया करती थी और उनको बहुत सारी चीजों में सपोर्ट किया करती थी। डोना और मार्क की जिंदगी में अब चीजें और भी ज्यादा परफेक्ट हो रही थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ केवल 3 महीनों तक ही कायम रहा, यानी कि 3 महीनों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो इन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय बेली केवल 3 मंथ्स ओल्ड थी और ये बात है अगस्त 1995 की। उस दिन मार्क को एक वर्क कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में टेनिसी जाना पड़ा और जो डोना थी अब वो घर पे अकेली रह गई थी, लेकिन उसको ये परफेक्ट समय लगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि उसको अपनी फैमिली को विजिट करना चाहिए। डोना अपनी बेटी बेली को लेकर अपनी फैमिली के पास फ्लोरिडा चली जाती है 1 हफ्ते के लिए। वहां पर 1 हफ्ता रहने के बाद 23 अगस्त को डोना और बेली वापस आते हैं फ्लाइट लेकर, सेंट लुइस एयरपोर्ट पर उतरते हैं और यहाँ पर उनका वेट एक शटल कर रही थी, यानी कि एक टैक्सी कर रही थी और यहां से इनको 2 घंटे की जर्नी करके अपने घर वापस जाना था। इधर ये जो शटल या जो ये टैक्सी थी, ये डोना की माँ ने उसके लिए बुक की थी। डोना की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी डोना अपनी 3 महीने की बेटी के साथ परेशान हो किसी भी टैक्सी वगैरह के लिए। वो चाहती थी कि उसकी जर्नी एकदम कंफर्टेबल रहे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इस टैक्सी को बुक कर दिया था। वो चाहती थी कि आराम से इनकी बेटी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उसे टैक्सी बाहर इंतजार करती हुई मिले और उसके बाद सीधा वो अपने घर चली जाए। लेकिन ये जो शटल थी, इसका अपोजिट इफेक्ट होने वाला था। इस टैक्सी का जो ड्राइवर था उसका नाम था रॉजर हैरिंगटन और इस ड्राइवर ने डोना को एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल कर दिया था अपनी इस जर्नी के दौरान। रास्ते में वो डोना से बहुत ही अजीब सी, बहुत ही डरा देने वाली बातें कर रहा था, जैसे कि लोगों को मर्डर करने के बारे में, कार के अंदर बॉम्ब रखने के बारे में, लोगों को म्यूटिलेट करने के बारे में। और बहुत ही अजीब सी वो ड्राइविंग कर रहा था, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो गाड़ी चला रहा था और लगातार इस तरह की बकवास किए जा रहा था। इसके अलावा उसने डोना से ये भी कहा कि कई बार जब वो ड्राइविंग कर रहा होता है तब एक गॉड लाइक करेक्टर आता है, उसको उसकी बॉडी से एक तरह से निकाल लेता है और उसके बाद वो टैक्सी भी चला रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी आत्मा है वो पेड़ों के ऊपर उड़ रही होती है और उसको देख रही होती है। यानी कि इस तरह की बहुत ही अजीब सी वो बातें कर रहा था। इसके अलावा रॉजर डोना के साथ लगातार फ्लर्ट भी कर रहा था। वो उसको बता रहा था कि जो ओल्डर महिलाएं हैं, यानी कि उससे उम्र में बड़ी महिलाएं हैं, उनमें वो इंटरेस्ट रखता है या उनके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो इलीगल ड्रग्स का यूज करता है और किस तरह से वो पार्टीज में ड्रग्स लेता है ये भी बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी वाइल्ड सेक्स पार्टीज होती हैं और उसमें इसने डोना को इनवाइट भी किया। इसने डोना को बताया कि उसके हेड के अंदर लगातार कुछ आवाजें सुनाई देती रहती हैं जो कि डाम की हैं और ये जो वॉइस है वो उसको तरह तरह की चीजें करने के लिए प्रेरित करती है या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर देती है। इसने बताया कि अभी हाल ही में डाम ने उसको ऑर्डर दिया था कि उसको लोगों को हर्ट करना है, नुकसान पहुंचाना है। अब ऑब्वियसली डोना ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो इस व्यक्ति से बहस भी नहीं कर सकती थी। उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची थी। बस उसको यही चिंता थी कि वो किसी तरीके से घर पहुंच जाए और ऐसा हुआ भी। फाइनली डोना और बेली ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी फिजिकली, लेकिन मेंटली डोना बहुत ज्यादा हरास हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा अनसेटल्ड थी और बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई थी। वो जैसे ही अपने घर पहुंची उसने फटाफट से अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और सबसे पहले उसने अपनी बहनों को फोन किया ताकि उनको बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। अब क्योंकि ये 1995 की बात है, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस ही होते थे और उन्हीं से इसने अपनी सिस्टर्स को फोन किया था। उसने अपनी बहनों को सब कुछ बताया। साथ ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड डीएन को भी फोन किया। उसने डीएन को भी इस सारे हादसे के बारे में बताया और इसके अलावा ऑब्वियसली उसने अपने हस्बैंड मार्क को भी फोन किया, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था मार्क वो अभी भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और वो घर पर नहीं था। अब जब उसने ये सारी चीजें सुनी तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गया। उसने डोना से कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे वो कागज पर लिख दे
और लिखकर एक तरफ रख दे ताकि सबूत के तौर पर वो आगे काम आ सके। मार्क को ऐसा लग रहा था कि इन्हें शायद पुलिस के पास जाना चाहिए और इस सारे मामले को रिपोर्ट करना चाहिए और इस कारण से हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए ताकि बाद में जो डोना है वो कोई डिटेल भूल ना जाए। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। अब मार्क वापस आ चुका था, लेकिन अगले कुछ दिनों में इनके घर पर बहुत सारी क्रीपी कॉल्स आई। जब भी ये लोग फोन उठाते थे तो कई बार जो कॉल करने वाला था वो कोई भी बात नहीं करता था, यानी कि वो पूरी तरह से ब्लैंक कॉल्स होते थे। कई बार इनको कॉलर के सांस लेने की आवाजें फोन पर सुनाई देती थी और अब धीरे धीरे डोना और मार्क को यकीन होने लगा था कि ये वही रॉजर हैरिंगटन नाम का व्यक्ति है जो कि टैक्सी ड्राइवर था और उसने डोना को बहुत ज्यादा हरास किया था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति डोना को अब स्टॉक कर रहा है और इस कारण से इन्हें अब इसकी शिकायत करनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने वैन कंपनी को फोन किया। इन्होंने इस कंपनी में रॉजर की कंप्लेंट की और इसके परिणाम स्वरूप अब रॉजर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद कुछ दिन और बीत गए, करीब एक हफ्ता बीत गया था उस इंसिडेंट को। इसके बाद आता है 29 अगस्त का दिन। उस दिन मार्क अपने बेसमेंट में था, वहां पर इनकी ट्रेडमिल रखी हुई थी जिस पर वो वर्कआउट कर रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में एक लाउड थंब की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई फर्श पर गिर गया हो। इसको ऐसा लगा कि शायद डोना कहीं फिसलकर गिर गई है। वो तुरंत ट्रेडमिल से उतरा, ऊपर की तरफ भागा डोना को चेक करने के लिए। ये सबसे पहले अपने प्राइमरी बेडरूम में पहुंचा। वहां पर इसकी 3 महीने की बच्ची यानी कि बेली बेड पर पड़ी हुई थी और बुरी तरीके से रो रही थी। वो उस बेडरूम में अकेली थी। ये देखकर मार्क को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसे अपनी बच्ची को देखकर ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है, क्योंकि डोना कभी भी अपनी बेटी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ती थी, वो भी तब जबकि अभी उसकी बेटी के जागने का टाइम था। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि कुछ सेकंड्स के बाद ही उसको एक लाउड कमोशन की आवाज सुनाई देती है जो कि डाइनिंग रूम से आ रही थी। अब मार्क तुरंत ही समझ गया था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है और इस कारण उसने सबसे पहले अपनी गन निकाली और अपने हाथ में रख ली। उसके बाद वो तेजी से दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा और जब वो डाइनिंग रूम में एंटर हुआ तब उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो फर्श पर पड़ी हुई है और एक अजनबी व्यक्ति उसकी वाइफ के सर के पास खड़ा हुआ है और उसकी वाइफ के सर पर यानी डोना के सर पर एक बड़े से हैमर से लगातार वार किए जा रहे हैं। बुरी तरीके से हथौड़े उसके सर पर मार रहे हैं। यानी कि वो जो व्यक्ति था वो डोना के सर के पास खड़ा था और उसका मुंह ऑब्वियसली डोना की तरफ था। अब मार्क ये भयंकर सीन देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। ऑब्वियसली जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत ही इस व्यक्ति को गोली मार दी और ये गोली उसने इस व्यक्ति के सर पर मारी। अब ये जो व्यक्ति था वो अपनी पीठ के बल गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी ये जो व्यक्ति था इसने एक बार फिर से उठने की कोशिश की। वो एक बार फिर से उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मार्क ने उसको दूसरी बार गोली मार दी और दूसरी बार गोली मारने के बाद उसने 911 को कॉल किया। उस समय शाम के 4:30 बज रहे थे। इस कॉल को आप खुद सुन सकते हैं। 911 emergency, what's emergency? Help me! My God, my wife's breathing. Okay, you need an ambulance? I need everything. I need everything. Springfield Police. Yes, help me. What's the problem? I just shot this man in my house. He's inside your house Killed right my now? wife. He beat my wife. Is he in there right now? Yes, Does he have a gun? her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. Sir. 20. Sir, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. Hello? Winger? Yes, yes. This is the police department. We've got officers en route. I need to know what's going on there. My wife is dying on the floor. Okay, is she still alive? I think so. Okay, we've got ambulance en route and we've got police officers en route. Where is the gun? I left it on the table. It's on the table. It's on the table. Please, Okay. God, please come here. We've got people on the way. Okay. Who is this man? I don't know who he is. He's still inside the house? Yes, he's laying on the floor.
Are you Mark Winger? Yes, I am. Yes, I am. Okay, and your wife is Donna? Yes, she is. When did the man come there? I know a few minutes ago. Wait, I gotta get to my wife. Please, just let me get to my wife. I won't hang up. Okay? Okay, we've got officers en route. Okay, my door's open. Okay. Okay. जब ऑफिसर्स इस क्राइम सीन पर पहुंचे तो ये जो इंट्रूडर था जो कि इनके घर में घुसा था यानी कि रॉजर, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इधर जो डोना थी उसकी हालत तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खराब थी ही, क्योंकि उसको कई बार हैमर से सर पर मारा गया था और कम से कम उसके सर पर 7 टाइम्स हैमर मारा गया था। वो अभी तक मरी तो नहीं थी, लेकिन बस वो मरने की कगार पर ही खड़ी थी। इधर जो इंट्रूडर था उसके सिर पर 2 गनशॉट वुंड्स थे, लेकिन अभी भी वो जीवित था, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। पैरामेडिक्स के इस क्राइम सीन पर आने से पहले जो फर्स्ट ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे, उनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम था डेव बैरिंजर, उसने अपना पोलराइड कैमरा निकाला और 3 फोटोज ली विक्टिम्स की और साथ ही क्राइम सीन की भी। उसके बाद इन दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया गया। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इनकी जान बचाई जा सके। इधर ये जो 3 पिक्चर्स थी, इसमें डोना फेस डाउन करके फर्श पर पड़ी हुई है और इधर जो इंट्रूडर है वो अपनी पीठ के बल कुछ फीट दूरी पर पड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने इस इंट्रूडर की जेब से उसकी आईडी निकाली और तब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि वो रॉजर हैरिंगटन है और वो एक टैक्सी ड्राइवर था जिसकी डोना ने कुछ समय पहले कंप्लेंट की थी। ये भी इनको बाद में पता चल गया था। इधर क्राइम सीन से इनको सिगरेट्स मिली और एक येलो कॉफी मग मिला जो कि इनके किचन टेबल पर रखा हुआ था और ये रॉजर का था, यानी कि रॉजर यहाँ पर अपना कॉफी मग लेकर आया था। इसके अलावा यहाँ से इनको डोना का लिखा हुआ लेटर मिला जिसमें उसने उस घटना का, जबकि उसको रॉजर ने रास्ते में हरास किया था, उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा था कि तुम डिटेल से लिख दो, तो ये भी बाद में एक बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ। इसके अलावा बाहर रॉजर की गाड़ी भी मिली जो कि इनके घर के बाहर पार्क की हुई थी और ये ट्रैफिक के अगेंस्ट पार्क की हुई थी, यानी कि अगर ट्रैफिक वहां से लेफ्ट को जाता है तो इसका जो फेस था वो राइट की तरफ था, यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में था। और इस गाड़ी के अंदर से इनको एक चाकू मिला, एक टायर आयरन मिली और एक ब्लैक इलेक्ट्रिकल टेप मिला। और ये जो ब्लैक इलेक्ट्रिकल टेप था ये हैंडल के चारों ओर लिपटा हुआ था। इसके अलावा इसकी गाड़ी में एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिसमें मार्क का नाम लिखा हुआ था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही टाइम लिखा हुआ था 4:30 PM। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्राइम सीन पर पहुंचे थे उनमें से एक जिसका नाम था चार्ली कॉक्स, वो रॉजर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, यानी कि जो इंट्रूडर था उसको अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो यानी कि रॉजर वो कॉक्स का टेनेंट था। वो उसके एक ट्रेलर पार्क में रहा करता था और इसी कारण से वो रॉजर को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्हें पता था कि वो एक साइकियाट्रिक पेशेंट है और उसकी डेल्यूजन्स की और डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री रह चुकी है। कॉक्स ने बताया कि रॉजर और उसकी वाइफ जो कि मेरे ट्रेलर में रहते हैं, एक बार उनके बीच में बहुत सारा झगड़ा हो रहा था। कॉक्स वहां पर पहुंच गए, उन्होंने देखा कि रॉजर अपनी बीवी को पीट रहा है और जब तक कि वो वहां पर पहुंचते वो उस पर दोबारा हमला करने वाला था, उसे दोबारा पीटने वाला था, लेकिन कॉक्स ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद इनका रॉजर के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। अब कॉक्स उस रूम में गए जहां पर मार्क मौजूद था, यानी कि बेडरूम में, और वो मार्क से पूछ रहे थे कि जितनी भी घटनाएं उसके घर में उस दिन हुई थी उनको याद करके वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना बयान दे। लेकिन मार्क बहुत बुरी तरीके से परेशान था, हार्ट ब्रोकन था, उसको कंसोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और लगातार वो यही पूछ रहा था कि जो इंट्रूडर उनके घर में घुसा था उसका नाम क्या था। और जब उसे पता चला कि उसका नाम रॉजर था तब मार्क ने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी है जो मेरी वाइफ को इतने दिन से हरास कर रहा था। फिर उसने पुलिस वालों को उस टैक्सी ड्राइव के बारे में बताया जो कि डोना और बेली ने ली थी करीब 1 हफ्ते पहले। इसके बाद उसने वो सारा इंसिडेंट बताया कि किस तरह से क्रीपी फोन कॉल्स आ रहे थे और किस तरह से इन्होंने उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कॉल किया था और रॉजर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब जो कॉक्स था यानी कि पुलिस ऑफिसर, उन्हें तो पहले से ही पता था कि किस तरह का व्यक्ति था ये रॉजर, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और इनको अब यही लगने लगा कि वहां पर ये अपना बदला लेने एक तरह से वापस आया होगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से उसकी जॉब गई थी।
जब रॉजर वहां पर पहुंचा होगा गुस्से में, तो उसको वहां पर वो हैमर मिल गई होगी, क्योंकि ये हैमर वहीं टेबल पर पड़ी हुई थी। उसने गुस्से में वो हैमर उठा ली होगी और उसके बाद उसने डोना पर हमला कर दिया होगा और फाइनली वहां पर हस्बैंड पहुंचता है और इस व्यक्ति को यानी कि रॉजर को शूट कर देता है। तो ये जो सारी की सारी घटनाएं थी वो एकदम पूरे सबूतों के साथ पुलिस वालों को साबित हो गई थी। सारे के सारे सबूत वहां पर मौजूद थे। रॉजर की गाड़ी भी बहुत कुछ गवाही दे रही थी, उसके अंदर इन लोगों का नाम, एड्रेस, टाइम सब कुछ लिखा हुआ था। तो इस तरह से पुलिस वाले समझ गए थे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा वो सब कुछ रॉजर ने ही किया है। इसके बाद इनके पास फोन आता है कि रॉजर, जिसकी उम्र थी उस समय 27 ईयर्स, वो हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट्स के बाद ही मारा गया था, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद डोना, जिसकी उम्र थी 31 ईयर्स, रॉजर के कुछ मिनट्स के बाद उसकी भी मौत हो गई थी, यानी कि दोनों ही लोग वहां पर मारे जा चुके थे। जब पुलिस वालों ने ये बात मार्क को बताई तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज्यादा रोने लगा था। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। अभी हाल ही में उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था जो कि सिर्फ 3 महीने की थी, और इस तरह से अचानक उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। अब ये सारी की सारी घटनाएं, यानी कि ये जो हमला हुआ था डोना के ऊपर और उसके बाद रॉजर मारा गया था, ये सारी घटनाएं डोना के माँ बाप को, यानी कि सारा जेन और आयरा को बताई गई। वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके थे। इसकी माँ बुरी तरीके से रोने लगी थी, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी थी, और उसके बाद इन्होंने अपनी बेटियों को फोन करके सब कुछ बताया। इसके बाद ये लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे, इस बारे में ये लोग बात कर रहे थे, और ये जानकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे कि ये सब कुछ डोना के एयरपोर्ट ट्रांसफर के कारण हुआ था। उसकी माँ ने ये सारा एयरपोर्ट ट्रांसफर उसकी कन्वीनियंस के लिए रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब कुछ एक होमिसाइड में बदल गया था। सारा जेन, यानी कि डोना की माँ ने बताया कि जो डोना थी, जब उसने उसको फोन करके सारी चीजें बताई कि ड्राइवर उससे किस तरह से बात कर रहा था रास्ते में, तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थी, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रेजी कन्वर्सेशन था जो कि टैक्सी ड्राइवर को नहीं करना चाहिए था। खैर, इस घटना के 48 आवर्स के अंदर ही इस केस को क्लोज कर दिया गया और प्रोसिक्यूटर ने अनाउंस किया कि क्योंकि मार्क ने सेल्फ डिफेंस के लिए रॉजर पर गोली चलाई थी, इसी कारण उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर मार्क को एक हीरो की तरह कंसीडर किया गया, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो कुछ वो कर सकता था वो किया था। अब यहाँ पर डोना के कॉज ऑफ डेथ को होमिसाइड बाय रोजर हैरिंगटन लिखा गया और रॉजर की कॉज ऑफ डेथ को लिखा गया जस्टिफाइड होमिसाइड ड्यू टू सेल्फ डिफेंस। अब ये जो स्प्रिंगफील्ड शहर था, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था मार्क को, बहुत ज्यादा उसके साथ सिंपैथी दिखा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत ही पीड़ित व्यक्ति था। ना सिर्फ उसने अपनी वाइफ को खोया था, बल्कि उसको अपनी वाइफ का मर्डर देखना भी पड़ा था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे सेकंड चैनल पर भी अब हर वीक एक स्टोरी आया करेगी। मैं कोशिश करूंगी कि हर सैटरडे मैं वहां पर स्टोरी डालूं, और इस चैनल पर भी एक ही स्टोरी आएगी जो कि हर संडे को आएगी, चाहे वो कितनी भी लंबी हो, जैसे कि आज आ रही है। तो आप सेकंड चैनल भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम सीधे लौटते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इधर जो डोना के माँ बाप थे, यानी कि सारा जेन और आयरा, ये दोनों अपने सन इन लॉ के पास जाते हैं। ये जिस तरीके से हो सकता था उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको याद होगा कि डोना की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था डीएन, ये भी लगातार वहां पर आती है। बेली की देखभाल करने में ये मार्क की बहुत ज्यादा मदद करती है। इधर जो डोना की माँ थी और उसकी बहनें थी, वो अपनी अपनी बारी लगाती हैं इनके घर पर आने के लिए, बेली की देखभाल के लिए। ये बार बार फ्लोरिडा से इलिनॉइस आते थे, कुछ दिन रहते थे, मार्क और बेली की देखभाल करते थे, उसके बाद चले जाते थे, फिर और कोई बहन आती थी। तो इस तरीके से लगातार ये सिलसिला चल रहा था। ये पूरी फैमिली ही दुख में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इधर जो मार्क था वो सिंगल पेरेंट बन चुका था, लेकिन कोई भी कंप्लेंट किए बिना अपनी बेटी की देखभाल कर रहा था। उसका ये जो लॉस था बहुत ज्यादा इनॉर्मस था, और इस कारण से अपनी वाइफ की मौत को वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गया था, बहुत ज्यादा चुप रहने लगा था, और बहुत ही ज्यादा शराब पीना उसने शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो एक्सट्रीमली वायलेंट मूवीज देखने लगा था, जिसमें शूट आउट्स होते थे, लोगों को गोलियां मारी जा रही थी चेहरे पर, और इस तरह की बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज का वो शौकीन हो गया था, जो कि उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर था। वो पहले कभी भी इस तरह की चीजें देखना पसंद नहीं करता था,
लेकिन लोगों को पता था कि वो ग्रीव कर रहा है, वो बहुत ज्यादा दुख में है और हर किसी का ग्रीव करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये लोग इसको स्पेस दे रहे थे, लेकिन साथ ही इसको काफी ज्यादा प्यार दे रहे थे, अपना सपोर्ट दे रहे थे और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लोग बार बार इसके घर आ रहे थे ट्रैवल कर करके, लेकिन धीरे धीरे अब हर कोई समझ गया था कि इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल ये लोग नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा शायद वो सपोर्ट अब मार्क को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार कोई भी अपना घर छोड़कर इतना पैसा खर्च करके इलिनॉइस नहीं आ सकता था। अब इन लोगों ने मार्क को सजेस्ट किया कि उसको एक नैनी रख लेनी चाहिए बच्चे की देखभाल के लिए, क्योंकि बच्ची को देखभाल की यानी कि फुल टाइम देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही मार्क ने किया भी। उसने जनवरी 1996 में एक नैनी रख ली जिसका नाम था रिबेका सिमिक। वो थी 23 इयर्स ओल्ड। अब ये जो नैनी थी यानी कि रिबेका, हर कोई उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो एक्सट्रीमली पेशेंट थी और बहुत ज्यादा काइंड थी। उसकी हर कोई बहुत ही ज्यादा तारीफ करता था और उसने इस फैमिली की बहुत ज्यादा केयर की। वो अपना बेस्ट दे रही थी इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब वो बेली की लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी और वो बेली की बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से केयर कर रही थी। उसने बेली के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लिया था और साथ ही डोना की सिस्टर्स के साथ भी। डोना की बहनें बताती हैं कि रिबेका बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके बारे में कुछ भी गलत कहने के लिए इनके पास था ही नहीं। रिबेका हमेशा कहा करती थी कि इस 3 महीने की बच्ची ने सिर्फ 3 महीने के समय में अपनी दोनों माओं को गंवा दिया था, लेकिन अब वो बेली की मदद करना चाहती थी और उसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहती थी। अब रिबेका ने अपने नए रोल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया था और हर किसी ने, इस फैमिली के हर मेंबर ने उसको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया था। लेकिन जो डोना की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था डीएन, उसको रिबेका का आना कुछ खास पसंद नहीं आया था। ये जो डीएन नाम की महिला थी, ये भी लगातार मार्क की मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेटी बेली को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। वो आती थी, उसकी देखभाल करती थी और रिबेका का आना उसको अच्छा नहीं लगा। डीएन इसी बात पर बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वो बेली की देखभाल करने में मदद करेगी और एक तरह से वो डोना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। और इस कारण से जो रिबेका थी वो सुपर अनकंफर्टेबल हो गई। उसको डीएन का बार बार यहाँ पर आना और इतना ज्यादा हक जताना अनकंफर्टेबल कर देता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। करीब डोना के मर्डर को 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। ये शॉकिंग चीज थी मार्क और रिबेका का संबंध, जो कि उन्होंने खुद कबूल किया। उन्होंने अनाउंस किया कि रिबेका प्रेग्नेंट हो गई है और ये लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इधर जो रिबेका थी, वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको भी बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि मार्क ने उसको बताया था कि उसके यानी कि मार्क के बच्चे नहीं हो सकते, यानी कि वो कंसीव करने के काबिल नहीं है। इसी कारण से इन्होंने कोई भी केयर नहीं की थी आपस में संबंध बनाते हुए, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मार्क बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गया। वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये उसका फर्स्ट चाइल्ड था, यानी कि उसका खुद का ये पहला बच्चा था। अब ये जो इनके संबंधों का ट्रांजिशन था, ये कुछ खास कठिन नहीं था, क्योंकि रिबेका पहले से ही मार्क के घर में ही रह रही थी, साथ में ही एक बच्चे की केयर कर ही रहे थे और आपस में इनका बॉन्ड भी काफी अच्छा बन चुका था और बच्चे के साथ भी इसका बॉन्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा था। इसीलिए अगर ये लोग शादी करने का डिसीजन लेते हैं तो ये सारी चीजें बच्चे के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज्यादा टफ होने वाली नहीं थी। मार्क रिबेका से कहा करता था कि तुम एक एंजल हो, जो कि या तो भगवान ने या डोना ने मेरे पास भेजी है, ताकि एक बार फिर से ये फैमिली कंप्लीट हो जाए। मार्क ने एक लेटर लिखा रिबेका को। उसमें इसने इसको प्रपोज किया और लिखा था, आई वुड बी ऑनर्ड टू बी योर हस्बैंड एंड ब्लेस्ड इफ यू वर माई वाइफ। इसके बाद इन लोगों ने अपनी जिंदगी साथ साथ शुरू कर दी। इन लोगों ने शादी कर ली और मार्क ने अब क्रिश्चियन चर्च अटेंड करना इसके साथ शुरू कर दिया। हालांकि ये पहले ज्यूइश था, एक ज्यू फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद इसने अब क्रिश्चियनिटी एक तरह से अपना ली थी और वो ये चाहता था कि उसके बच्चे भी क्रिश्चियंस की तरह ही बड़े हों, यानी कि क्रिश्चियन धर्म को ही अपनाएं। उसने रिबेका को एक बार ये भी कहा था कि मुझे इस फेथ में इसलिए बहुत ज्यादा यकीन है क्योंकि जो हमारा धर्म है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और अनफॉरगिविंग है, यानी कि माफ नहीं करता है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है।
अक्टूबर 1996 में मार्क और रिबेका अब हवाई चले गए और मार्क जिस घर में वो अभी तक रह रहा था डोना के साथ, उस घर को बेच दिया था, उसी घर को जहां पर डोना का मर्डर हुआ था। अब ये जो न्यूली वेड्स थे ये वहां के एक बड़े से फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे जो कि करीब 4 एकड़ में फैला हुआ था। अगले 3 सालों में इन लोगों के 3 और बच्चे हुए, यानी कि अब ये टोटल फैमिली ऑफ 6 बन चुके थे। ये 2 और इनके 4 बच्चे, 3 तो इनके अपने बच्चे और एक बेली जो कि पहले से ही अडॉप्टेड थी और पहले से इनके साथ रह रही थी। बेली को रिबेका ने भी अब लीगली एक्सेप्ट कर लिया था, या हम कह सकते हैं कि लीगली अडॉप्ट कर लिया था। अब ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे मार्क ने डोना की फैमिली से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया था। और अब मार्क ये भी नहीं चाहता था कि डोना के जो माता पिता हैं यानी कि सारा और आयरा, उनको ये ग्रैंडमा या ग्रैंडपा कहकर बुलाए या इनके पास जाए। इसी कारण से मार्क ने एक दिन इन लोगों को एक लेटर लिखा और इसमें उसने लिखा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब बेली आपसे कोई भी संबंध रखे और आपको ग्रैंडमा या ग्रैंडपा कहकर बुलाए। अब इन लोगों ने एक लेटर वापस लिखा, यानी कि मार्क को लिखा, और इसमें इन्होंने इससे प्रार्थना की कि प्लीज हमें इस तरह से बेली से दूर मत करो और हमें उसके नाना नानी बने रहने दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता और साथ ही आप लोग उसको कॉल भी मत किया कीजिए। इस तरह से अब जो सारा और आयरा थे उन्होंने अपनी बेटी के बाद अपनी नाती को या अपनी ग्रैंड डॉटर को भी खो दिया था। इसके बाद भी कई सालों तक ये बेली की बर्थडे पर उसको एक बर्थडे कार्ड भेजते रहते थे और जब बेली पूछती थी रिबेका से कि ये कौन है, सारा जेन और आयरा कौन है, तो रिबेका उसको बताया करती थी कि ये डोना के पेरेंट्स हैं और वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। यानी कि रिबेका ने कभी भी बेली को डोना के पेरेंट्स से दूर करने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ मार्क ही था जो कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका था। इधर अगर हम रॉजर हैरिंगटन की बात करें, यानी कि वो मर्डरर जिसने डोना की हत्या की थी, उसकी मां कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि इसने ही डोना की हत्या की होगी। उसने हमेशा यही कहा कि मेरा बेटा इतना ब्रूटल क्राइम कभी भी नहीं कर सकता। उसकी मां का नाम था हेलेन। उसने कहा कि वो कभी भी एक ट्रबल मेकर नहीं रहा, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था और उसने कभी भी इस तरह की हरकतें पहले नहीं की। हालांकि उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हरकतें करता था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से किसी की भी हत्या नहीं कर सकता। इधर उसकी जो बहन थी यानी कि रॉजर की बहन बारबरा, उसने भी यही इंसिस्ट किया कि मेरा भाई इस तरह का क्राइम कभी कर ही नहीं सकता। उसने कहा कि वो कभी भी मेरे साथ वायलेंट नहीं हुआ, वो इतना ज्यादा कभी भी नाराज नहीं हुआ और मेरा भाई एक बहुत ही काइंड लड़का था, वो कभी भी किसी को मार ही नहीं सकता और वो भी इस तरह से हैमर से, ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी बहन ने बताया कि लास्ट टाइम जब मैं उससे मिली थी तो वो बच्चों के कपड़े खरीदकर अपने एक फ्रेंड के पास जा रहा था जिसके पास अपने बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय इसने अपनी बहन बारबरा को भी $20 दिए थे और कहा था कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन अगली बार मैं उससे उसके कास्केट में ही मिली, यानी कि मौत के बाद ही मिली, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर सकता है। अगर देखा जाए तो इस तरह की सोच रखने वाली बारबरा अकेली नहीं थी, बहुत सारे दूसरे डिटेक्टिव्स भी ऐसा ही सोचते थे। इनमें से एक डिटेक्टिव थे डग विलियमसन, जो कि इस केस के एक लीड डिटेक्टिव थे। इसके अलावा जो कॉक्स थे जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जिनका किराएदार था रॉजर, उन्हें भी कभी भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि रॉजर ने इस तरह से हत्या की होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा था कि रॉजर को इस घर में खुद दरवाजा खोल के एंट्री दी गई थी। इस घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे, किसी ने उसको खुद अंदर आने दिया था। इसके अलावा डोना ने अपनी 3 महीने की बच्ची को अकेला बेड पर क्यों छोड़ दिया होगा, ये भी इनके समझ में नहीं आया था। वो अपने बच्चे को छोड़कर अकेला रॉजर को अंदर आने देगी, जिससे वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने एक नोट भी लिखा था उसके बारे में, जो कुछ भी उसके साथ पहले हुआ था। इसके अलावा जो रॉजर की कार से नोट मिला था उसमें मार्क का नाम था, एड्रेस था और टाइम था, लेकिन मार्क ये क्लेम करता था कि वो रॉजर से कभी नहीं मिला था, उसको नहीं जानता था। तो फिर रॉजर की गाड़ी में जो नोट मिला था उसमें मार्क का नाम क्यों था? अगर वो मिले ही नहीं थे, वो मार्क का नाम जानता ही नहीं था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डोना का नाम हो सकता था, लेकिन मार्क का नाम होना एक बहुत ही अजीब सी बात थी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं
कि मार्क ने उसकी शिकायत की थी, उसको सस्पेंड कराया था, तो हो सकता है कि वो उसकी यानी कि मार्क की हत्या करना चाहता हो। लेकिन इस केस में वो पार्क क्यों करेगा अपनी गाड़ी इनके घर के ठीक बाहर, जिससे हर कोई उसकी गाड़ी को देख ले। इसके अलावा इसकी गाड़ी में नाइफ मिला था, टायर आयरन मिले थे, सब कुछ इसकी गाड़ी के अंदर मौजूद था, लेकिन वो अंदर अकेला गया था, निहत्था गया था। उसके पास उस समय कोई भी वेपन नहीं था। अगर वो वहां पर हत्या करने के लिए गया था तो उसके पास कोई ना कोई हथियार, कोई ना कोई वेपन होना चाहिए था। वो इस बात पे डिपेंड नहीं रह सकता था कि अंदर ही उसको कोई वेपन मिल जाएगा। इसके अलावा जब वो अंदर गया तो उसके हाथ में उसका कॉफी मग भी था, यानी कि अगर वो हत्या करने के लिए जाएगा तो वो एक कॉफी मग लेकर जाएगा अपने साथ कि मैं अंदर बैठकर कॉफी पीऊंगा। ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात थी। कॉफी मग के साथ ही उसकी सिगरेट्स भी वहां पर रखी हुई थी, यानी कि वो सिगरेट्स और कॉफी मग लेकर अंदर गया, लेकिन वेपन लेकर नहीं गया हत्या करने के लिए। अब अगर ये माने कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज्यादा रेज में था, तो ये बात भी अजीब सी है, क्योंकि मार्क ने तो उसको सीधा डोना को मारते हुए देखा था और डोना ने उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया था, क्योंकि रॉजर के शरीर पर कोई भी स्क्रैच मार्क्स नहीं थे, यानी इनके बीच में कोई भी गुत्थम गुत्था, कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। तो अचानक से ही इतना ज्यादा गुस्सा रॉजर को क्यों आ गया था कि उसको हैमर की सहायता से डोना की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि मार्क तो वहां पर बाद में आया था, तो मार्क से तो रॉजर की कोई लड़ाई, कोई बहस हुई ही नहीं थी। तो ये सारी की सारी बातें आपस में एडअप नहीं कर रही थी और ये कहानी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही थी। डिटेक्टिव विलियमसन ने ये सारी की सारी बातें दूसरे ऑफिसर से भी कही थी, इन सारी इनकंसिस्टेंसीज के बारे में बताया था, लेकिन उस समय उसको चुप करा दिया गया। उससे कहा गया कि ये एक ओपन एंड शट केस है और इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियर है कि रॉजर ने ही डोना की हत्या की है और इस कारण से इस केस को फाइनली क्लोज कर दिया गया था। जब इस केस को क्लोज कर दिया गया उसके कुछ महीनों के बाद मार्क पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने अपनी गन वापस मांगी। अब डिटेक्टिव्स ने आराम से उसकी गन उसको वापस लौटा दी, लेकिन कुछ बातें फिर वहां पर अनयूजुअल हुई। इस तरह से एक विक्टिम का वहां पर आना, अपनी गन मांगना, वो तो चलो फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है उसकी गन लौटा दी गई, लेकिन अनयूजुअल बात ये थी कि उस क्लोज्ड केस के बारे में वो बहुत ज्यादा खोद खोद कर पूछ रहा था। वो वहां पर करीब करीब आधा घंटा रुका और वो केस के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था कि केस कैसा चल रहा है, आप इस केस के बारे में क्या सोच रहे हैं। हालांकि मार्क को यह भी पता था कि केस क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो केस के बारे में पता नहीं क्यों बात करना चाह रहा था। उसके बाद वो वहां से चला गया, लेकिन वो दूसरी बार एक बार फिर से वहां पर पहुंचा कुछ महीनों के बाद, सिर्फ इनको बताने के लिए कि वो दोबारा शादी कर रहा है और ये शादी वो अपनी बेटी की नैनी से कर रहा है। अब यहाँ पर जो डिटेक्टिव कॉक्स थे उनको मार्क के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगा था। उनको ऐसा लगने लगा था कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं और उन्होंने अपने साथी ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी की कि इस केस को एक बार फिर से रीओपन करो, लेकिन उसके बॉस ने उन्हें कहा कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इस केस को रीओपन करने का, क्योंकि ये एक बहुत ही सीधा साधा केस है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी गट फीलिंग के हिसाब से इस केस को रीओपन नहीं कर सकते, इससे हमारा डिपार्टमेंट और मिस्टर मार्क बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाएंगे, क्योंकि इस केस का और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, ये एक बिल्कुल सीधा साधा केस है और अगर तुम्हें इस केस को रीओपन करवाना है तो कोई ना कोई फिजिकल एविडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन वहां पर कोई भी फिजिकल एविडेंस मौजूद ही नहीं था और इस कारण से कई साल गुजर गए। मार्क अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, उसने दोबारा शादी कर ली थी, उसके 3 बच्चे हो चुके थे और साथ ही उसने एक बड़ा सा नया घर खरीद लिया था। इसके अलावा उसको अपने काम पर भी एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिल चुका था, उसने अपने धर्म से भी दूरी बना ली थी और डोना की फैमिली को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। जब डोना का मर्डर हुआ था उसके 24 घंटों के अंदर ही उसने डोना की लाइफ इंश्योरेंस के पैसों का क्लेम किया था और उसको पे आउट भी मिला था $1,50,000 का, जो कि उस समय एक बहुत ही बड़ी रकम थी। आज भी बड़ी रकम है, लेकिन उस समय एक बहुत ही बड़ी रकम थी। इसके अलावा उसने मिसूरी स्टेट क्राइम विक्टिम कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई किया था और उसको इस प्रोग्राम के तहत एक कंपनसेशन अमाउंट मिला था, जो कि था उस समय का मैक्सिमम $25,000। इसके अलावा उसने उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पर भी दावा किया जिसका रॉजर हैरिंगटन ड्राइवर था। यह एक $multi-million सिविल लॉसूट था
वो चाहता था कि ये जो कंपनी है वो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे। इसके अलावा जो हैरिंगटन फैमिली थी उस पर भी उसने केस किया था। लेकिन करीब 3.5 साल बीत गए और अभी भी ये जो केसेस थे ये स्टेगनेंट थे, इनका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। लेकिन उसके बाद आता है मार्च ऑफ 1999 का समय, और ये जो केस था ये एकदम अपने सिर के बल उलट जाता है। मार्च 1999 में अब डोना की बेस्ट फ्रेंड, जिसका जिक्र इस केस में पहले भी कई बार हो चुका है, जिसका नाम था डिएन, जो कि डोना की बेटी बेली की देखभाल करने के लिए लगातार इनके घर पर आती थी और जिसको रिबेका का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वही डिएन अब पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जाकर एक खुलासा करती है। और इस खुलासे से एक तरह से वहां पर बम का धमाका हो जाता है। यह खुलासा ये था कि उसका और मार्क का अफेयर चल रहा था और जिस समय डोना का मर्डर हुआ उससे पहले से ही इन लोगों का अफेयर चालू था। और सबसे बड़ी बात डीएन ने यह बताई पुलिस वालों को कि डोना के बारे में मार्क ने उससे कहा था कि मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। और ये सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया था। जो लोग भी मार्क और डोना को जानते थे हर कोई यही बात करता था कि इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, वो परफेक्ट कपल थे, उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। और साथ ही डोना की सिस्टर्स ने भी इसी तरीके के बयान दिए थे। वो लोग यही बताती थी कि मार्क और इनके बीच के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज्यादा रोमांटिक थे और इनको हर कोई एक परफेक्ट कपल के रूप में देखता था। यहां तक कि कॉक्स ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा अपेरेंट है और ये लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्यार में थे और इनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। इधर जो डीएन थी वो ये दावा कर रही थी कि इन दोनों का अफेयर डोना की मौत से करीब 1 महीने पहले से शुरू हुआ था और डोना के मर्डर के 6 महीने बाद तक इन लोगों का अफेयर चलता रहा था। लेकिन 6 महीनों के बाद मार्क ने अपनी तरफ से सारी की सारी चीजें यानी कि सारा का सारा अफेयर खत्म कर दिया था। इधर जो डीएन थी उसने डोना को उसके मर्डर से पहले बताया था कि मेरी जिंदगी में यानी कि डीएन की जिंदगी में बहुत ज्यादा मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, उसको अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए और उसके बाद वो मिनीसोटा मूव करना चाहती है। इधर जो डोना थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी डीएन उससे दूर जाए। तो इस कारण से डोना ने अपने हस्बैंड मार्क से कहा कि तुम अपना पर्सपेक्टिव दो इस बारे में कि डीएन को क्या करना चाहिए, शायद तुम्हारी एडवाइस से कुछ फायदा हो जाए। तो अब मार्क ने डीएन से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की। इसके बाद ये लोग बाहर मिलने के लिए राजी हो गए और इसकी एडवाइस यानी कि मार्क की एडवाइस इतनी बढ़िया थी कि इन लोगों ने बाहर जाकर एक होटल बुक कराया डोना से छुपकर, साथ में वो रात गुजारी और उसके बाद फुल ऑन इनका अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद ये लोग फोन पर लगातार एक दूसरे से बात करने लगे। दिन में 2-3 बार इन लोगों की आपस में बात हो जाया करती थी। कई बार ये लोग होटल्स में मिलते थे, रूम बुक कराते थे और फुल ऑन इनका अफेयर चल रहा था। होटल्स के अलावा ये दोनों एक दूसरे के घर पर भी आपस में मिला करते थे जब भी इनको मौका मिलता था। लेकिन इन दोनों को ही पार्टनर्स को बिल्कुल क्लू नहीं था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। यहां तक कि ये लोग प्लान बनाकर डबल डेट के लिए भी जाते थे, यानी कि ये दोनों कपल एक साथ बाहर मिलते थे और ऐसा करके मार्क और डीएन को बहुत अच्छा लगता था। यहां तक कि इस तरह की डेट्स में मार्क ये दिखाया करता था कि वो एक बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड है और एक बहुत ही डिवोटेड हस्बैंड भी है। डीएन ने बताया कि उसके और मार्क के बीच में ये बातचीत चल रही थी कि हम लोग आपस में शादी कर लेंगे और अपने अपने पार्टनर से तलाक ले लेंगे। यहां तक कि मार्क ने इनकी वेडिंग रिंग्स भी खरीद ली थी, यानी कि इनका शादी करने का इरादा बिल्कुल पक्का था। और इसी कारण से जब ये नई नैनी आई थी यानी कि रिबेका, तो डीएन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। नैनी रिबेका को हायर करने के सिर्फ 5 महीनों के बाद, जबकि डोना के मर्डर को अभी करीब 6 महीने हो चुके थे, तब मार्क ने डीएन के साथ सारे के सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और अब वो डीएन के साथ कोई भी रिश्ता नाता रखना नहीं चाहता था। और उसके 1 महीने के बाद इन लोगों ने यानी कि मार्क और रिबेका ने अनाउंस कर दिया था कि रिबेका प्रेग्नेंट है और ये लोग शादी कर रहे हैं। डीएन ने बताया कि जब वो पहले मार्क के साथ शादी करने की प्लानिंग करती थी और अपने अपने पार्टनर से तलाक लेने की बात करती थी, तो मार्क हमेशा कहता था कि ज्यादा आसान तब होगा यदि डोना मारी जाए यानी कि उसकी मौत हो जाए, तब हमें कस्टडी बैटल के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जो बेली की कस्टडी है वो मार्क को ऑब्वियसली मिल जाएगी अगर डोना की मौत हो जाए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बेली की कस्टडी डोना को नहीं देना चाहता था।
वो बेरी को अपने पास ही रखना चाहता था। यहां तक कि मार्क ने यह भी कहा था कि तुम्हें भी इस मौत में एक रोल निभाना है, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें बॉडी डिस्कवर करनी है। जिस समय मार्क शहर से बाहर होगा उस समय डीएन को आकर सिर्फ डोना की बॉडी डिस्कवर करनी है कि मुझे इस घर में उसकी लाश मिली। लेकिन डीएन ने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूं, मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूंगी और तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है, उसको मारना नहीं है। और फिर इसके कुछ दिनों के बाद ही ये जो डिस्टर्बिंग कार राइड थी रॉजर के साथ वो डोना की होती है और तब डीएन से मार्क ने कहा था कि इस ड्राइवर को मुझे अपने घर बुलाना है। फिर डोना की मौत हो जाती है। इसके बाद मार्क इससे यानी डीएन से पूछता है कि तुम मुझे क्या अभी भी प्यार करती हो या नहीं करती हो। और मर्डर के कई दिनों बाद तक मार्क इससे लगातार अलग अलग स्टेटमेंट बोलता रहा। एक बार उसने कहा कि डेड मैन डोंट टॉक, एक बार उसने ये भी कहा कि ये मर्डर कभी भी नहीं हुआ था, उस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरह से पेपर्स बता रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मीडिया को सच्चाई का पता चले, क्योंकि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। इसके बाद जो डीएन थी इस मर्डर के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसको सीवियर डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी रहने लगी और उसने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। इसके लिए उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स लेने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि ये जो हत्या है वो मार्क ने ही की है। उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डोना के मर्डर की सच्चाई पता थी लेकिन वो पुलिस को बता नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1999 में उसने मार्क को कॉल किया। उसने मार्क से साफ साफ पूछा कि तुम इतने गिल्ट के साथ कैसे रह सकते हो। वो देखना चाहती थी कि वो डोना और रॉजर की हत्या की बात स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो इसने उससे पूछा कि तुम कैसे रह रहे हो इतने बड़े गिल्ट के साथ। तो इसका रिप्लाई मार्क ने किया कि मैंने क्राइस्ट को पा लिया है और क्राइस्ट हर एक जुर्म को माफ कर देते हैं। इसके बाद डीएन ने मार्क को बताया कि मैंने अपनी साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बता दिया है और मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी साइकेट्रिस्ट अब पुलिस के पास जाएगी और उनको सब कुछ बता देगी। अब जब डीएन पुलिस के पास आ गई थी, उसको सब कुछ बता दिया था, तब पुलिस ने ये सारा का सारा केस अब फाइनली रीओपन कर दिया था और एक बार फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। मीनवाइल इधर जो इसका केस था यानी कि जो मार्क का केस था जो उसने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पर किया था जिसका रॉजर ड्राइवर था, वो लोग भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ताकि इस केस को वो जीत सकें। लेकिन फिलहाल उन्होंने मार्क के साथ इस केस को सेटल कर लिया था और उसे 1.5 मिलियन डॉलर्स भी दे दिए थे, यानी कि 15 लाख डॉलर्स वो उसको पे कर चुके थे और कुछ और पैसा भी उसको देना बाकी था। लेकिन इसके बाद डीएन ने उस कंपनी में फोन किया, उनको बताया कि अब उसके साथ कोई भी सेटलमेंट मत करो क्योंकि जो मार्क है वही गिल्टी है। अब ये जो कंपनी थी जिसको इसने फोन किया था उसको अपना नाम इसने नहीं बताया था और उसने फोन काट दिया था। लेकिन ये जो कंपनी थी इसके अटॉर्नीज ने पता कर लिया था कि ये कॉल उनको कहाँ से आया था। उन्होंने डीएन को उसके घर पर एक बार फिर से कॉल किया और उसको इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उनकी कंपनी में आए और उनको एक रिटर्न स्टेटमेंट दे। उसने ऐसा किया भी, वो वहां पर गई, उसने एक 60 पेजेस लंबा स्टेटमेंट लिखा। इसमें उसने डिटेल में अपने अफेयर के बारे में बताया था मार्क के साथ ही सारे के सारे मार्क के कमेंट्स बताए थे जो कि उसने अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में डीएन से कहे थे। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस के साथ टीम अप कर लिया। इन्होंने एक क्राइम सीन एनालिस्ट बुलाया जिसका नाम था टॉम। अब ये जो टॉम नाम का व्यक्ति था ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से करने लगा और उसने ये कंक्लूड किया कि जो डोना की डेथ थी वो एक स्टेज्ड डेथ थी और वो एक डोमेस्टिक होमिसाइड था। उसने ये कहा कि जो मार्क था यानी कि डोना का हस्बैंड, उसने रॉजर को अपने घर पर बुलाया था कोई ना कोई बहाना देकर और उसका यही इरादा था कि वो इन दोनों की उस दिन हत्या करने वाला था। वो चाहता था कि वो रॉजर की हत्या कर दे और रॉजर को अपनी वाइफ की हत्या के लिए फंसा दे, क्योंकि अगर ये दोनों ही मर जाएंगे तो उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा। जो भी डोना का ब्लड था जो कि उसके सर से निकला था वो ब्लड बिल्कुल भी रॉजर के कपड़ों पर मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक से हैमर से वार करके डोना की हत्या कर रहा था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि रॉजर की बॉडी पर उसके छींटे ना पड़े। डोना का ब्लड मार्क के कपड़ों पर पाया गया था जिस प्रकार से वो रॉजर के कपड़ों पर पाया जाना चाहिए था।
इधर मार्क ने ये दावा किया था कि उसने रॉजर को 2 बार गोली मारी थी। आपको याद होगा कि उसने रॉजर को पहले सिर पर गोली मारी और उसके बाद उसने बताया था कि वो बैठने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने दोबारा रॉजर को गोली मारी थी। इसके अलावा मार्क ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये बताया था कि उसने अपनी वाइफ की बॉडी को हैंडल किया था, उसको पकड़ा था, उसको सहारा दिया था। लेकिन साथ ही बाद में ये पाया गया था कि उसके हाथ में क्लीन पैच भी था, यानी कि हाथ में पूरा ब्लड लगा था, लेकिन बीच में एक ऐसा एरिया था जिसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं लगा था, जिससे यही सजेस्ट हो रहा था कि उसने कोई मोटी सी चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, हैमर जैसी। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि इसने यानी कि मार्क ने रॉजर को तब गोली मारी थी जबकि रॉजर उसकी वाइफ के सिर की तरफ से खड़ा होकर उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके सिर पर हैमर के वार कर रहा था। तो अगर वो उस समय इसको गोली मारता, यानी रॉजर को गोली मारता, तो खून के छींटे डोना के ऊपर भी होने चाहिए थे, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नजदीक ही पड़ी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ब्लड स्प्लैटर नहीं था। इसके अलावा मार्क ने यह कहा था कि मैंने रॉजर को 2 बार जल्दी जल्दी गोली मारी थी, लेकिन बाद में यह पता चला कि जो ये गनशॉट वुंड्स थे उनके बीच में 5 मिनट्स का अंतराल था। अब इन सारी बातों के आधार पर ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, इसने मार्क विंगर पर डोना के मर्डर का इल्जाम लगाते हुए एक बार फिर से इस केस को कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब जब ये सारे के सारे एलिगेशन जो इस पर अब लगे थे मार्क पर, जब ये पब्लिक हुए, तब रॉजर हैरिंगटन की फैमिली भी सामने आई। उन्होंने भी इस बात का दावा दाखिल किया कि उनके बेटे की जो डेथ थी उसको गलत तरीके से शो किया गया। अब जब मार्क ने देखा कि इस तरह के इल्जाम उस पर लग रहे हैं, तो उसने जो हैरिंगटन फैमिली के ऊपर जो दावा किया था, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऊपर दावा किया था, इन दोनों दावों को वापस ले लिया। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। पुलिस वाले एक बार फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन इस केस के बारे में शुरू कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने जितनी भी ओरिजिनल फाइल्स थी इस केस को लेकर, जब उनको ढूंढने की कोशिश की, तब उनको पता चला कि ये सारी की सारी ओरिजिनल फाइल्स, सारे के सारे सबूत इन लोगों ने मार्क के वकीलों को हैंडओवर कर दिए थे, क्योंकि वो उन कंपनीज के खिलाफ दावा कर रहा था और उसको उन फाइल्स की जरूरत थी, और वैसे भी ये केस क्लोज हो चुका था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उन कागजों को नहीं दी थी। लेकिन अब वो सारी की सारी फाइल्स वापस ली गई, और जब उन फाइल्स को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिला, और वो सबूत थी 3 पोलराइड फोटोज जो कि वहां पर मौजूद एक पुलिस वाले ने अपने पोलराइड कैमरे से ली थी। इन फोटोज को पहले कभी भी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, लेकिन जब फाइनली इन फोटोज को ध्यान से देखा गया तो इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इनको 10 सेकंड नहीं लगे इस बात को समझते हुए कि ये सारा का सारा मामला, यानी ये सारा का सारा क्राइम सीन स्टेज्ड था। रॉजर के बॉडी की जो पोजीशन थी वो मार्क के दिए हुए बयानों से एकदम उल्टी थी। साफ पता चल रहा था कि जिस तरह से मार्क ने एक्सप्लेन किया था, ये सारा का सारा कांड उस तरह से हुआ ही नहीं था। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि मार्क इतने सालों से झूठ बोल रहा था, लेकिन इनको 2 और साल लगे सारे के सारे डिटेल्स को कवर करने में। फाइनली अगस्त 2001 का समय आ गया, और अब फाइनली मार्क को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अब ये यहाँ पर अपने ट्रायल और अपनी बेल का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी जो बेल थी वो $10 मिलियन पर सेट की गई, जिसको वो किसी भी कंडीशन में पे नहीं कर सकता था। अब उसने अपनी बेल चुकाने के लिए अपने एक पुराने फ्रेंड को फोन किया, जो कि उसका स्कूल फ्रेंड था, और उससे इस बेल अमाउंट को मांगा कि तुम मेरी बेल करा दो। लेकिन इस फ्रेंड ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो इतना कुछ खास अच्छा फ्रेंड भी नहीं था मार्क का, और कई सालों से ये लोग आपस में टच में भी नहीं थे, तो कोई मतलब नहीं था उसकी 10 मिलियन की बेल देने का। तो इस तरह से इसकी बेल तो नहीं हुई, लेकिन इसकी जो वाइफ थी रिबेका, वो पूरे टाइम मार्क का साथ निभाती रही। उसको ये एलिगेशन सुनकर बहुत ज्यादा सदमा लगा। उसको पूरी तरह से इस बात का यकीन था कि उसका पति निर्दोष है और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके बाद फाइनली इसका ट्रायल शुरू हुआ 20 मई 2002 के दिन। जितने भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने पेश किए, उससे इस केस का बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन सामने निकल कर आया, और साफ पता चल चुका था कि 29 अगस्त 1995 के दिन क्या हुआ होगा। जब डोना वो राइड करके अपने घर वापस लौटी थी और मार्क को अपनी उस शटल राइड के बारे में बताया था, यानी कि करीब 6 दिन पहले, तब मार्क को एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी डोना से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। उसने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को कॉल करके कंप्लेंट की थी रॉजर की, और उसके बाद अगले दिन एक बार फिर से फोन किया था,
और इसने कंपनी से रॉजर का नंबर मांगा था। वो रॉजर से सीधा बात करना चाहता था। उसने कंपनी वालों से कहा था कि मैं चीजें ठीक करना चाहता हूँ। जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने रॉजर से बात की, उसको ये सारी चीजें बताई कि ये जो व्यक्ति है यानी कि मार्क तुमसे बात करना चाहता है और चीजें सही करना चाहता है, हो सकता है तुम्हारी जॉब तुमको वापस मिल जाए। रॉजर इस बात के लिए राजी हो गया। अब इस ओनर ने मार्क को रॉजर का नंबर दे दिया और जिस दिन ये मर्डर हुआ था यानी कि 29 अगस्त 1995 के दिन मार्क ने सीधा रॉजर को फोन किया था और अपने घर आने के लिए इनवाइट किया था। रॉजर की एक फ्रेंड सूजा कॉलिंस ने ये सारी की सारी बातचीत सुनी थी जो मार्क और रॉजर के बीच में हुई थी और उसने देखा था कि रॉजर ने उस दिन पेपर पर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी जो मार्क ने उसे दी थी। इसके बाद वो करीब 3:30 PM पर इन लोगों के घर जाने के लिए निकल गया और बाद में डॉना और मार्क के पड़ोसियों ने बताया था कि ये व्यक्ति यानी कि रॉजर इनके घर पर करीब 3:50 PM पर पहुंचा था। अब जो ब्लड स्पैटर एक्सपर्ट्स थे और जो क्राइम सीन एनालिस्ट थे उन्होंने ये डिटरमिन किया कि आराम से रॉजर उस घर के अंदर दाखिल हुआ था, यानी कि किसी ने उसको घर के अंदर दाखिल होने दिया था और उसके बाद ऐसा लगता है कि रॉजर को जबरदस्ती उसके घुटनों के बल बिठाया गया था और उसके बाद उसके सिर के पीछे से उसको गोली मार दी गई थी। जब ये सारा कांड मार्क कर रहा था रॉजर के साथ, उस समय डोना अंदर थी और उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है। जब उसने गन शॉट की आवाज सुनी तो डोना भागती हुई डाइनिंग रूम में पहुंची और इसी कारण से उसने अपनी बेटी को अंदर ही छोड़ दिया था। जब डोना वहां पर पहुंची तो मार्क ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। उसने डोना को पहले जमीन पर गिराया और उसके बाद बुरी तरीके से हैमर से उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद उसने 911 को कॉल किया। इस कॉल में वो साफ साफ बता रहा है कि उसने रॉजर को केवल एक बार गोली मारी, लेकिन जैसे जैसे कॉल आगे बढ़ती है पीछे से रॉजर के कराहने की, उसकी मोर्निंग की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और यहाँ पर मार्क एक्सक्यूज देता है कि उसकी बेटी रो रही है और उसको अपनी बेटी के पास जाना है। इसके बाद वो फोन काट देता है, जहां पर मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया भी कि यहाँ पर वो फोन काट देता है क्योंकि उसकी बेटी रो रही थी। उसके बाद वो वापस कॉल करता है और जब वो वापस कॉल करता है तो वो जो मोर्निंग की आवाज थी, जो क्राइम की आवाज थी, वो रुक चुकी थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रॉजर उस समय उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मार्क बहुत सारा घबरा गया था। उसने फटाफट फोन काटा बहाने बना के। उसके बाद उसने रॉजर को एक बार फिर से गोली मारी और इससे ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है कि उसने तुरंत ही 2 बार गोली मार दी थी। इन दोनों गोलियों में 5 मिनट का अंतर था और ये बात उसके पड़ोसियों से बातचीत करके भी क्लियर हो जाती है। उन्होंने साफ साफ अपने बयान में बताया है कि उन्होंने 2 गन शॉट्स की आवाजें सुनी थी और इन दोनों में करीब 5 मिनट का फासला था। ये कॉल आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। Springfield Police. Yes, help me. What's the problem? I just shot this man in my house. He's inside your house Killed right my now? wife. He beat my wife. Is he in there right now? Yes, Does he have a gun? her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. Sir. 20, Sir. 20. Sir, 20, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. Hello? Winger? Yes, yes. This is the police department. We've got officers en route. I need to know what's going on there. My wife is dying on the floor. Okay, is she still alive? I think so. इसके बाद 29 मई 2002 का दिन आता है। ज्यूरी करीब 12 घंटों तक डिस्कशन करती है आपस में, यानी कि कई दिनों तक उनका डिस्कशन चलता है। इसके बाद मार्क विंगर को 2 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया जाता है और उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा मिलती है और उसमें पैरोल की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब रॉजर की फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ था और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे कि फाइनली उनके बेटे को इंसाफ मिल गया था। इसके परिवार को कभी भी एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं हुआ था कि इनका बेटा इस तरह की कोई भी हरकत कर सकता है। उनको पहले से ही पता था कि रॉजर इनोसेंट था और इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा दुख था कि वो ये बात साबित नहीं कर पा रही हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट मोड इस कहानी में आने बाकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन बातों को सुनकर भी आपको बहुत ज्यादा शॉक लगने वाला है। इधर जो डिटेक्टिव कॉक्स थे जिनके ट्रेलर में रॉजर और उसकी वाइफ रहा करते थे,
उन्होंने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी व्यक्त की कि उन्हें इस तरह से रॉजर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे और उन्होंने केस को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इसके अलावा रॉजर की सिस्टर बारबरा ने बाद में बताया कि जिस डोमेस्टिक डिस्प्यूट की बात डिटेक्टिव कॉक्स कर रहे थे कि एक बार वो इसके घर में पहुंचे थे तो ये अपनी वाइफ पर हाथ उठाने वाला था, इन्होंने इसको पकड़ लिया था, वो असल में पूरी बात नहीं थी। पूरी बात ये थी कि एक दिन रॉजर अपने घर वापस आया तो उसने अपनी वाइफ को अपनी वाइफ के एक्स हस्बैंड के साथ देखा और वो दोनों मिलकर रॉजर की जितनी बिलोंगिंग्स थी, उसका सामान था, उसको ट्रेलर से बाहर फेंक रहे थे, जिसको देखकर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और इसका इन दोनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। एक्स हस्बैंड तो वहां से चला गया, लेकिन इसकी जो वाइफ थी वो चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण से इनके बीच में हाथापाई हो रही थी। और उसी समय डिटेक्टिव कॉक्स वहां पर आ गए थे। उन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज तो कर दिया था, लेकिन रॉजर के बारे में उनका जो इंप्रेशन था उनके दिमाग में वो बहुत ज्यादा गलत पड़ गया था और उनको वो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति लगा था। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी पता था कि जो रॉजर था वो उस दिन मार्क के घर जाने वाला था उसकी कंप्लेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और इसके साथ ही जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने पुलिस को यह भी बताने की कोशिश की थी कि रॉजर बहुत ही हार्मलेस था, काइंड था, जेंटल था, लेकिन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था कि उनकी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ये लोग बस मार्क और डोना को एक परफेक्ट कपल समझकर बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि मार्क एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है, इतने बड़े घर में रहता है, एक बहुत ही नाइस कपल है, उनका अभी अभी बच्चा हुआ है और इनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इधर जो रॉजर है वो तो एक ट्रैश जैसे ट्रेलर में रहता है, उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है और रॉजर ने अपनी वाइफ पर भी हाथ उठाया था, जैसा कि डिटेक्टिव कॉक्स ने कहा। तो रॉजर को कोई भी सही मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बस पुलिस वालों ने रॉजर की गलत छवि अपने दिमाग में बना ली थी और इसके अलावा वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इधर अब मार्क को सजा मिल गई थी और इस कन्विक्शन ने उसकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया था। रिबेका बताती है कि जब उसको ये न्यूज मिली थी कि मार्क अरेस्ट हो गया है, उसको इस तरह की सजा मिल गई है, तो वो पूरी तरह से नंब पड़ गई थी। उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो बुरी तरीके से कांपने लगी थी। इसके अलावा पूरे ट्रायल के दौरान रिबेका बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बस यही सोच रही थी कि अपने 4 बच्चों की देखभाल कैसे करेगी और उसको ये भी था कि मेरा हस्बैंड पूरी तरह से इनोसेंट है, उसको फंसाया जा रहा है। साथ ही रिबेका ने यह भी बताया कि जब ये जेल में था तो वो बहुत ज्यादा कूल, बहुत ज्यादा काम रहने की कोशिश करती थी अपने बच्चों के सामने। वो बच्चों को समझाती थी कि तुम्हारे पिता थोड़े दिन के लिए कहीं गए हैं और वो वापस आ जाएंगे। इधर मार्क जेल से अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए लगातार लेटर्स लिखा करता था। इन लेटर्स को खोलने के लिए बेली, इसके अलावा उसकी वाइफ रिबेका और बाकी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। वो ये लेटर्स लिखा करता था, बहुत ही प्यार भरे खत लिखा करता था और लास्ट में हमेशा 2 गोले बने होते थे जिनमें वो किस करता था, एक में अपनी वाइफ के लिए और एक में अपने बच्चों के लिए। इन सर्किल्स में बाद में उसकी वाइफ और उसके बच्चे किस करते थे ताकि उससे इंटीमेसी फील कर पाए। लेकिन जब बाद में मार्क को सजा मिल गई थी तब रिबेका समझ गई थी कि उसके पति ने वाकई में कांड किया है। इससे उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा और उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया। इसके बाद उसने अपना और अपने बच्चों का लास्ट नेम भी बदल दिया। उसने विंगर अपने नाम से हटा दिया और अपना मेडन नेम अपने नाम के आगे लगा दिया और ये मेडन नेम था सिमिक। इसके बाद ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब जो रिबेका थी उसने शादी के बाद से कोई भी जॉब नहीं की थी, वो घर पर रहती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी और ऐसा करते करते उसे 7 ईयर्स हो चुके थे। लेकिन अब जबकि मार्क को सजा हो चुकी थी, इन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो इस कारण से इसने जो घर मार्क के साथ मिलकर खरीदा था उसको बेचने का डिसीजन लिया। उसने ये घर बेच दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। वो दिवालिया घोषित अपने आप को कर चुकी थी क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और इनके ऊपर कुछ लोन भी थे जो कि उसने चुका दिए, लेकिन फिलहाल अब उसके पास पैसा नहीं था। अब वो इस फैमिली को लेकर, यानी अपनी फैमिली को लेकर इस एरिया से बाहर निकल गई और उसने अपनी नई लाइफ बनाई अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। रिबेका कहती है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं उसके बारे में बताने के लिए। हम फ्यूनरल करते हैं, हम उसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं एक अच्छे माहौल में। लेकिन अगर कोई प्रिजन जाता है, वो भी कोई अपराध करके, तो हम उसके लिए ग्रीव भी नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा खालीपन है जो कि भरा नहीं जा सकता। फिर धीरे धीरे इसके बच्चे बड़े हुए, इन्होंने हायर एजुकेशन ली और इन लोगों के अच्छे करियर्स भी बन चुके थे। इसके अलावा इन्होंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया जो कि था बिग ब्रदर बिग सिस्टर्स।
ये प्रोग्राम ऐसे बच्चों की मदद करता है जिन्होंने कहीं ना कहीं एडवर्सिटी फेस की हो। बेली भी अपने नाना नानी से एक बार फिर से कनेक्ट हो चुकी थी और इसमें उसकी माँ रिबेका ने उसकी मदद की थी। अब हम लास्ट में एक बार फिर से मार्क पर लौट आते हैं। अब यहाँ पर मार्क मल्टीपल अपील्स कर रहा था अपने कन्विक्शन के खिलाफ, लेकिन हर बार वो केस हार रहा था। इसके अलावा उसने मल्टीपल लॉ सूट्स किए हुए थे डिफरेंट करेक्शनल सेंटर्स के ऊपर, यानी कि उन जेलों के ऊपर जिनमें वो पिछले कुछ सालों से रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ पर मेरी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं हो रही है और इसके बदले वो पैसों की डिमांड कर रहा था। यहां तक कि उसने ये भी एलिगेशंस लगाए थे कि इन जेलों के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यानी कि उसके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसने ये भी कहा कि मुझे जो बेड़ियां पहनाई जाती हैं जब मुझे बाहर निकाला जाता है तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। ये लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैं दर्द से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगा तब मेरी बेड़ियां हटाई गई। इसके अलावा इसने अपने एक फेलो प्रिजनर पर अटैक किया और ये एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट अटैक था। इस कारण इसके ऊपर एक बार फिर से जेल के अंदर रहते हुए ही मुकदमा चलने लगा। ये दूसरे कैदियों को डराया धमकाया करता था, उनके ऊपर अटैक किया करता था और इसका व्यवहार जेल में बहुत ही ज्यादा गंदा था। इसका इस तरह का बिहेवियर देखते हुए इसको अकेला रखा गया और 1 साल तक इसकी जो प्रिविलेजेस थी उनको छीन लिया गया। अब मार्क ने जेल के प्रशासन पर इल्जाम लगाया कि उसको अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता है, इस कारण से उसे एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है और उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। उसने ये भी क्लेम किया कि उसको इतने ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं उसके बाद भी उसको सिर्फ 1 घंटे के लिए सेल से बाहर निकाला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल है और बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। लेकिन जो भी केसेस उसने जेल प्रशासन के ऊपर किए थे उन सबको वो हार गया और उसके बाद 2005 में उसके ऊपर एक और इल्जाम लगा जो कि बहुत ज्यादा अजीब था और बहुत ज्यादा वियर्ड था। उसने जेल में रहते हुए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी और ये प्लानिंग उसने की थी किसी की हत्या कराने की, और ये जो उसने प्लानिंग की थी ये दूसरे इनमेट के साथ मिलकर की थी जिसका नाम था टेरी हबल। ये 2 लोगों की हत्या कराना चाहता था। ये जो 2 व्यक्ति थे जिनकी वो जेल में रहते हुए हत्या कराना चाहता था उनमें से एक थी डियन, यानी कि इसकी वाइफ डोना की बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम जानकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति था इसके बचपन का दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, ये उसको दोस्त मानता था, वो नहीं मानता था, जिसका नाम था जेफरी गेलमैन और जिसने इसकी बेल के पैसे देने के लिए मना कर दिया था। ये सारी प्लानिंग उसने एक 19 पेजेस लॉन्ग हैंड रिटन नोट में लिखा था और इसमें उसने डिटेल में लिखा था कि वो जो उसका इनमेट है हबल, उसको इन लोगों के साथ क्या क्या करवाना है। लेकिन जो हबल था उसने पुलिस वालों को या जेल प्रशासन को ये 19 पेजेस लॉन्ग नोट हैंड ओवर कर दिया था। इसके बदले में उसने डिमांड की थी कि मुझे एक मोर कंफर्टेबल प्रिजन में शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह से जो मार का प्लान था वो दुनिया के सामने आ गया था। ये जो इसका प्लान था वो ये था कि सबसे पहले तो ये लोग जेफरी को यानी कि इसके दोस्त को किडनैप करेंगे, उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट मांगेंगे और उसे धमकी देंगे कि अगर वो ये पैसा नहीं देगा तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। तो डर के मारे वो पैसा दे देगा, लेकिन बाद में जेफरी और उसकी फैमिली उन सबकी हत्या कर देनी है। लेकिन उनसे जो पैसा मिल जाएगा इन लोगों को, उस पैसे से एक हिटमैन को हायर करना है, क्योंकि वैसे तो इनके पास पैसा था नहीं, तो उस पैसे से एक हिटमैन को हायर करना है और उसके बाद डीएन को, वो जो हिटमैन है वो किडनैप करेगा। उसके बाद वो हिटमैन डीएन को मजबूर करेगा एक नोट लिखने के लिए और इस नोट में वो ये लिखेगी कि उसने जो कुछ भी मार के खिलाफ बोला था वो सब कुछ झूठ था। इसके अलावा वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी करेगी। वो पूरी तरह से अपने रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स में बताएगी कि किस तरह से मार्क इनोसेंट था, लेकिन ये सारे जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे और जब रिटर्न में आ जाएंगे तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन उसकी ये जो हत्या है वो ऐसी लगनी चाहिए जैसे कि उसने अपनी जान खुद ली है। वो इतनी ज्यादा गिल्ट में थी कि उसने सारी सच्चाई कबूल करके अपनी जान ले ली। उसने इतना ज्यादा डिटेल में सारी चीजें लिखी थी कि उसने ये भी लिखा था कि डीएन के डीएनए, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसकी सलाइवा सारी चीजों में मिलने चाहिए। यहां तक कि जो स्टैंप लगी होगी उस नोट में जिसे वो पोस्ट करेगी, उसमें जो स्टैंप चिपकाई जाएगी वो भी इसकी सलाइवा से चिपकाई जाएगी। जितने भी कैसेट टेप्स होंगे जिनको रिकॉर्ड करेगी उन सब में उसका डीएनए मिलना चाहिए।
इसके बाद मार्क ने ये लिखा था कि ये सब कुछ करने के बाद अगर पैसा बच जाता है तो मैं एक और व्यक्ति की हत्या कराना चाहता हूं, और वो व्यक्ति था उसका फादर इन लॉ यानी कि उसका ससुर आयरा। और अपने फादर इन लॉ की हत्या कराने का सिर्फ एक ही रीजन था कि वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये सब कुछ 2006 में हुआ जबकि मार्क 48 इयर्स ओल्ड था। जब मार्क से इसके बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि ये सब कुछ प्योर फैंटेसी थी, वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहा था और इसका किसी भी प्लॉटिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये जितने भी इल्जाम थे वो सच साबित हुए, वो वाकई में ही प्लॉटिंग कर रहा था। इसके लिए उसको एडिशनल 35 इयर्स की सजा सुनाई गई। हालांकि वो लाइफ इन प्रिजन की सजा काट ही रहा था, लेकिन इस सेंटेंस के खिलाफ भी उसने अपील की, लेकिन इस केस को भी वो हार गया। इधर 1998 में डोना के माता पिता यानी कि सारा और आयरा ने डोना की याद में $42,000 खर्च करके एक चिल्ड्रन प्ले रूम बनवाया, और ये प्ले रूम उन्होंने बनवाया जो डिमेजियो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, जो कि था हॉलीवुड फ्लोरिडा में। इसके अलावा 29 अगस्त 2010 के दिन, जबकि डोना की डेथ को 15 इयर्स पूरे हो चुके थे, इन लोगों ने डोना का एक फंड स्टेब्लिश किया। ये फंड डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स की सेफ्टी के लिए था, ताकि वो अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली रह पाए। वो उनके हाउसिंग पेमेंट्स के लिए, उनकी फर्निशिंग्स के लिए, उनके लिए बेबी सिटर्स प्रोवाइड कराने के लिए पैसे प्रोवाइड करते थे। मार्च ऑफ 2023 में सारा जेन की मृत्यु हो गई, लेकिन इन लोगों की और डोना की लिगेसी अभी तक पास ऑन हो रही है, और ये लोग अभी भी लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये आज का केस आपको कैसा लगा, और मार्क के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंसेन लगा, जो कि इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था, इतनी अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन इसकी जो हरकतें थी वो किसी मेंटल पेशेंट की तरह थी। हालांकि इसका जो बचपन था उसमें कुछ भी अनयूजुअल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसका एक नॉर्मल चाइल्डहुड था। इसने खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और साथ ही अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसके बाद भी इसको कोई पछतावा नहीं है। अभी भी लगातार ये जेल में रहते हुए डिफरेंट प्रिजनर्स को, जेल स्टाफ को लगातार परेशान रखता है, उनके खिलाफ कोई ना कोई केस करता रहता है, और शायद इसी से उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो फिलहाल आप इस केस को, इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए, एक एक कमेंट कर दीजिए, और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी जरूर विजिट कीजिए, जहां पर लगातार मैं एक एक स्टोरी ला रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।